नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। बजट और उम्मीदें, ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। हर बार, हर साल जब सरकार बजट पेश करती है तो उसके ही आधार पर राज्य की आगे की किस्मत तय होती है। और अगर यह बजट राज्य सरकार के आखिरी बजट हो तो उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीदें इस बार यूपी सरकार के बजट से लगाई जा रही हैं, क्योंकि इस बार यूपी में योगी सरकार का यह चौथा और आखिरी बजट होगा। चुनावी साल करीब आने की वजह से यह बजट और भी खास हो जाता है, क्योंकि चुनावी हलचल के बीच बजट के जरिए राज्य का भविष्य किस तरह सरकार तय करेगी, इस चीज पर वोटर की नजर रहेगी। बजट से आम जनता को कई तरह की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जाहिर है इस बार बजट के जरिए महंगाई पर विपक्ष को जवाब देने की पूरी कोशिश होगी। और इन सबके बीच करीब आधे बजट के समय में क्या उम्मीदें लगाई जाती हैं, यानी बजट से पहले क्या क्या उम्मीदें हैं, और इस बजट का आने वाले समय में होने वाले पंचायत चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा, क्या यह चुनावी बजट होगा। अब सब कुछ जानने के लिए अगले 1 घंटे तक हम एक वरिष्ठ पैनल के साथ चर्चा करेंगे, समझेंगे कि बजट विपक्ष की उम्मीदें क्या है, बजट को लेकर आम जनता क्या सोचती है, अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं, राजनीतिक पार्टियों की क्या उस पर वो है, सत्ता पक्ष की क्या तैयारियां, क्या चुनौतियां हैं। चूंकि कोरोना काल के बाद एक मुश्किल वक्त सबके सामने था कोरोना के वक्त, लेकिन कैसे उससे निकले और कैसे अब रफ्तार विकास को देनी है, काम को देनी है, बजट को देनी है, उम्मीदों को देनी है, यह एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं हर राज्य की, हर सरकार के ऊपर है। उत्तर प्रदेश की बजट की हम आज बात करेंगे, क्योंकि अब उसमें कुछ ही वक्त रह गया है बजट आने में। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं और बजट को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये हम समझेंगे। अब से कुछ देर में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के लोग भी होंगे, जिसमें अर्थशास्त्री भी होंगे, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। उनके नजरिए से भी समझेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें हैं, क्या जरूरतें हैं प्रदेश की, और क्या केंद्र में रख के ये बजट तैयार करना सरकार की प्राथमिकता होगी। तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब इस चर्चा में, इस 1 घंटे की चर्चा में हम तलाशेंगे। और कोशिश यही होगी कि जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें क्या हैं प्रदेश की, जनता की, विपक्ष की, और उम्मीदों पे कितना खरा उतरने की सरकार की तैयारी है। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर देखें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो थोड़ी परेशानी सरकार के लिए पैदा कर सकते हैं, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसमें गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, जिसमें किसानों का एक प्रमुख मुद्दा है, यानी एक तो महंगाई होगा, दूसरा ये कि जो किसानों का मुद्दा है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होती है। वहां पे जातिकरण समीकरण भी अब बन रहे हैं, तो उसको कैसे साधा जाएगा, किसानों की नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा। आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव भी हैं, क्या पंचायत चुनाव को देखते हुए गांव केंद्र में होगा, ग्रामीण केंद्र में होगा बजट के, किसान केंद्र में होगा। ऐसे तमाम कई पहलू हैं जिनको हम समझेंगे, और उम्मीदें क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को क्या उम्मीद है और उन उम्मीदों पे सरकार खरा उतरने की कितनी तैयारी कर चुकी है, जनता को क्या उम्मीदें हैं। क्योंकि बजट में हर वर्ग को अपने लिए उम्मीद होती है कि सरकार कुछ तो राहत देगी उनको। तो अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश का जो बजट आने वाला है उसमें आपके लिए क्या होगा। तो यह चर्चा आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जो लोग अलग अलग माध्यम पे, सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपके जहन में भी बजट से जुड़ी कोई सवाल हो या कोई जानकारी आप लेना चाहें, तो अभी जो हमारे साथ पैनल जुड़ेगा उनके नाम के साथ, आप गेस्ट का जो नाम होगा उसके साथ आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारी यह कोशिश होगी कि आपके नाम के साथ वो सवाल का हम जवाब लें। तो अभी बड़ी बात यह कि बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा और क्या उम्मीदें हैं, इसको लेके भी एक बड़ी बात की जा रही है। ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बजट आने वाला है उसमें क्या खास होगा। क्या उसमें गांव को प्राथमिकता दी जाएगी, क्या उसमें ग्रामीण को प्राथमिकता दी जाएगी, क्या उसमें किसान को प्राथमिकता दी जाएगी, क्या उसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी। क्योंकि आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव भी हैं, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है, और सरकार के लिए कई चुनौतियां भी हैं, खुद को साबित भी करना है। 4 साल का कार्यकाल भी सरकार का पूरा होने जा रहा है। ऐसे में यह भी दिखाना है कि इस 4 साल में क्या काम हुआ, आगे का रोड मैप क्या है, आगे की तैयारी क्या है, भविष्य की प्लानिंग क्या है, यह बजट क्या केंद्र में इस बजट के होगा। तो ऐसे कई चीजें होंगी, और इस चर्चा में हम उन तमाम उम्मीदों को समझने की कोशिश करेंगे, सरकार की तैयारियों को देखेंगे, और सरकार के इस बजट में क्या होने की संभावना है, या फिर क्या हो सकता है, या क्या होना चाहिए।
अर्थशास्त्रियों की जुबानी हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत को देखते हुए, बुनियादी ढांचे को देखते हुए बजट में क्या प्रावधान करने की जरूरत है, क्या प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। विपक्ष की अगर बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, दूसरे तमाम विपक्षी दल है, वो आखिर किस उम्मीद से इस बजट को देख रहे हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए क्या सरकार कर रही है। क्योंकि देखिए, जब बजट सत्र का आगाज हुआ तो पहले ही दिन उस पर हंगामा खूब हुआ था। उसमें जो हो हल्ला हुआ था अभिभाषण के दौरान ही राज्यपाल के, वो सबने देखा था। तो ये उम्मीद तो है कि जो पूरा सत्र है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहेगा। लेकिन बजट की अगर बात करें, जो बजट आने वाला है उस बजट में क्या खास होगा, उस बजट से क्या उम्मीदें हैं, उस बजट के केंद्र में क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार का बजट थोड़ा सा अलग होने की उम्मीद है, थोड़ा महत्वपूर्ण भी होगा, जरूरी भी होगा। क्योंकि देखिए, पिछला जो पूरा साल था वो कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित हुआ और अब कोरोना से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से खुद को संभाला और व्यवस्थाओं को ठीक रखने की कोशिश की और कई जानकार ये कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की जो हालात थे कोरोना काल में वो बहुत ज्यादा खराब नहीं थे। यानी एक पूरी तरीके से शासन प्रशासन ने कोशिश की थी कि उसको ज्यादा प्रभावित ना होने दिया जाए। आज क्या हालात है वो सबके सामने है। हम यहां पे बजट पे बात करेंगे कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, बजट को लेकर क्या तैयारी है, बजट के केंद्र में क्या होगा। बजट से जुड़ा हुआ अगर आपके जहन में भी, जो सोशल मीडिया पे हमारे साथ लोग जुड़े हैं, वो लोग अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। मैं इसी वक्त हम कोशिश करेंगे कि आपके नाम के साथ उस सवाल के जवाब को अपने पैनलिस्ट, अपने गेस्ट से ले सकूं। क्योंकि हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़ेंगे, सत्ता पार्टी के लोग भी होंगे, विपक्षी दलों के लोग भी होंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। तो आज एक तरीके से बजट से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है, बजट में क्या लेकर सरकार आने वाली है। क्योंकि देखिए, 3 कृषि कानून को लेकर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, पंजाब और पूरे देश में कहीं ना कहीं उसको लेकर आवाज तो उठी है, मुखर हुई है। दिल्ली की सीमाओं पे तो अब भी किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो ये कहा जाता है कि वहां से रास्ता उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठने वाले का निकलता है, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोटर है उसको प्रभावित करने की भी कोशिश होगी। क्योंकि वहां पे किसान बड़े पैमाने पे हैं, वहां पे जातिगत समीकरण भी बनते बिगड़ते हैं। तो अब सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, क्या किसान होगा, किसानों की नाराजगी को दूर किया जाएगा, क्या उनको यह संदेश दिया जाएगा कि देखिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या यहां पे ग्रामीण को केंद्र में रखा जाएगा, हर वर्ग को। हालांकि सरकार की कोशिश तो यह होगी कि हर वर्ग को साधा जाए, लेकिन किसे क्या मिलेगा, कौन साथ होगा, कौन छूटेगा, किसको क्या मिलेगा, ये तमाम चीजें हम आज की इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। और एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ मिनटों में ही हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम ज्यादा बेहतरी से जानेंगे कि आखिर विपक्ष को क्या उम्मीद है और उन उम्मीदों पे सरकार खरा उतरने की कितनी तैयारी कर चुकी है। अर्थशास्त्री हमारे साथ होंगे, उनसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो बुनियादी ढांचा है, जो आर्थिक संरचना है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। तो बजट से पहले यह महत्वपूर्ण चर्चा और कई सवाल जिनके जवाब हम इस बजट में लेंगे। तो बजट में योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी सौगात दे सकती है। देखिए, इसी बात का हम अभी जिक्र कर रहे थे, ऐसा हो सकता है गांव में साफ पानी पहुंचाने के लिए योजनाएं तेज की जा सकती हैं कि कैसे साफ पानी लोगों तक पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में रास्तों को चौड़ा करने पर भी फोकस रखा जाएगा कि कैसे वहां पे आवागमन बेहतर किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को बजट में तोहफे मिल सकते हैं, यहां भी सरकार की कोशिश होगी। किसानों को लेकर भी बजट में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, तो किसान एक बड़ी भूमिका में होंगे इस बजट के केंद्र में। किसानों की कर्ज माफी को लेकर बजट में ऐलान हो सकता है, ऐसी भी पूरी संभावना है। तो खेती की लागत कम करने को लेकर भी बजट में ऐसी संभावना है कि इसमें ऐलान हो सके। और सरकार का दावा है कि 45.25 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। कर्ज माफी के तहत 25,215 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है, ऐसा सरकार का कहना है। बजट में योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी सौगात दे सकती है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि गांव के विकास के बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता। दूसरा ये कि पंचायत चुनाव भी है तो गांव को केंद्र में रखना है। तीसरा ये कि किसानों की नाराजगी को दूर भी करना है, क्योंकि किसान गांव में ही है और जो किसान है वो अगर गुस्से में है, अगर वो कृषि कानून से नाखुश है, अगर वो खुश है, तो उसका मूड क्या है, उसको भांपते हुए, उसको समझते हुए कोशिश ये होगी कि ये संदेश दिया जाए कि देखिए सरकार आपके साथ है, आपका बुरा नहीं सोच रही, सरकार इस रोड मैप पे काम कर रही है, इस एजेंडे पर काम कर रही है कि आपकी आमदनी कैसे बढ़े। तो अब यह देखना होगा
कि इस बजट में क्या होगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या क्या निकलेगा, किस किस को क्या क्या मिलेगा और जनता को क्या उम्मीदें हैं, विपक्ष को क्या उम्मीदें हैं, सरकार कितनी तैयार है उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। इस चर्चा में हम ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता होंगे, समाजवादी पार्टी के भी होंगे, कांग्रेस से भी होंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। इसके अलावा आर्थिक विश्लेषक जो है, अर्थशास्त्री जो है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जरूरतें क्या है, उत्तर प्रदेश को उम्मीदें क्या हैं, उत्तर प्रदेश को किस तरीके से कहां पे प्रावधान करने की जरूरत है कि वहां पे नागरिकों के जीवन को बेहतर किया जा सकता है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों से भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके जहन में भी बजट से जुड़ा कोई भी उम्मीद, कोई भी आपको सवाल है, तो आप भी अपना सवाल अपने नाम के साथ हमें लिख सकते हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि उसका जवाब हम अपने पैनलिस्ट से लें, अपने जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे जवाब लें। और आपको भी चूंकि बहुत सी उम्मीदें होंगी अपने राज्य से, अपनी सरकार से, अपने बजट से, तो ऐसे में आज की इस बहस में, आज की इस चर्चा में हम यही विश्लेषण करेंगे कि आखिर उम्मीदें क्या हैं और उस पर खरा उतरने की तैयारी क्या है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष तो सरकार को घेरता रहा है, उसमें महंगाई है, उसमें किसान हैं, उसमें कानून व्यवस्था है, उसमें महिला सुरक्षा है। लेकिन अब विपक्ष को जवाब देने के लिए, हर वर्ग को साथ में लेने के लिए, हर वर्ग को साधने के लिए पिटारे में क्या है सरकार के, वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है, यह बजट में ही पता चलेगा। लेकिन संभावनाएं उसमें जताई जा सकती हैं कि क्या हो सकता है, उम्मीदें तो की जा सकती हैं कि क्या होने की उम्मीद है, और एक भरोसा भी जताया जा सकता है कि कम से कम ऐसा किया जा सकता है। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है जिसमें अश्वनी शाही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जावेद अहमद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और यामिनी अग्रवाल हैं, अर्थशास्त्री हैं, रविदास मल्होत्रा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अश्वनी जी आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि क्या तैयारी है बजट को लेकर। चूंकि देखिए बजट आने वाला है, राज्य की जनता को भी तमाम उम्मीदें हैं, विपक्ष को भी उम्मीदें हैं कि इस बजट में कुछ तो बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा। क्या तैयारी है बजट को लेकर आपकी? राजेश जी, इस बजट में सरकार ने अपनी जो तैयारियां करनी होती हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, रोजगार, महिलाएं, पुरुष, सबके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रदेश है, हम लोग 23 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले प्रदेश में रहते हैं जी। इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाओं को ध्यान में रखकर और सबके लिए, सबका साथ सबका विकास की नारे पर चलने वाली सरकार है ये, इसलिए सबके लिए रखा गया है। जो पिछले बजट भी सरकार ने जो पेश किया था उसमें योगी जी की जो सुधारवादी नीतियां थी वो दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनी थी। और अब जो है आने वाला साल जो है हमें उस कामों को परिणति देने का समय है, तो उसमें और भी बेहतर करने का हम लोग काम करेंगे, जिसमें हमको अभी जैसे किसानों का मुद्दा तो मान लीजिए कि पूरे देश में गर्म है, लेकिन हमेशा पिछले बजट में भी हम लोग किसानों के ऊपर ध्यान देते थे। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में हमको सबसे ज्यादा सड़कों का जाल बिछाने की बात है, एयर कनेक्टिविटी की बात है, रोजगार लाने की बात है, यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां बैठाने की बात है, जो जिससे कि उत्तर प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास हो सके, हम उस बजट को लाने का काम कर रहे हैं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है और जो कल पे आने वाले कल में पेश किया जाएगा। अश्विनी जी, आपने कहा कि किसानों को लेकर और उम्मीदें यही है कि जो देखिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह पे अपना अलग अलग तरीके से विरोध करते हुए नजर आए, तो हम ये उम्मीद करेंगे कम से कम किसानों को साधने की कोशिश तो होगी कि देखिए सरकार आपके साथ है, आपको केंद्र में रखकर ही इस बजट को तैयार किया गया है। किसानों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने की पूरी आपकी भी कोशिश होगी। राजेश जी, देखिए किसान अनडाउटली हमारे जो है कहीं भी ऐसा नहीं कि वो हमारे प्रदेश के अंग नहीं है या अन्न उत्पादक नहीं है, वो अन्नदाता नहीं है, लेकिन केंद्र में हमने 23 करोड़ लोगों को रख के इस बजट को तैयार किया है। सिर्फ हम किसानों के लिए क्यों बजट तैयार करेंगे? हमारे यहाँ रहने वाले किसान, नौजवान, मजदूर, गरीब जो लोग हैं उन सबके लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को रोजगार देने वाला पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार हमने दिया है। तो इन सबको ध्यान में रखकर हम किसी को ऐसा नहीं कि हम किसानों को खुश करने के लिए, वो भी हमारे प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए जो बेहतर संभावनाएं होंगी सरकार के द्वारा
उनकी बेहतरी के लिए, उनके उत्पादन के लिए। जैसे हम बार बार ये मामला उठता है राजेश जी की गन्ना का हमने जो है भुगतान कम किया है, नहीं किया, विपक्षी दलों द्वारा उठाया जाता है। एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास है, पिछली हमारी दो सरकारों ने 1,47,364 करोड़ रुपए का 46 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। हाँ। और हमने 4 साल में अभी 1,22,251 करोड़ का भुगतान कर दिया है। ये एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं जो योगी सरकार के उसमें है। पहले 18,000 करोड़ का गन्ना खरीदा जाता था और आज 36,000 करोड़ का गन्ना खरीदा जा रहा है। तो दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए हमने किसानों को, हमने नौजवानों को, हमने महिलाओं को, हमने अपने यहाँ के रहने वाले जितने लोग उसी में समाहित हैं, जो कर्मचारी हैं, सबको ध्यान में रखकर ये बजट की तैयारी की है। ठीक है, जावेद अहमद जी, उत्तर प्रदेश के इस बजट से आपको क्या उम्मीदें, विपक्ष को क्या उम्मीदें हैं? विपक्ष के अगर चश्मे से देखें तो क्या उम्मीदें नजर आती हैं बजट को लेकर? देखिए राजेश जी, विपक्ष के चश्मे से नहीं, एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बात होनी चाहिए। बजट जब आएगा तो उसकी आलोचना, अगर गलत होगा तो आलोचना होगी। लेकिन जो इस राज्य सरकार के पिछले बजट रहे हैं, उन बजट में जो सरकार ने वादे किए थे वो क्या धरातल पर उतर पाए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। 19 और 20 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जावेद जी, हाँ जावेद जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी, बोलिए। देखिए, जो 14 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी उस पर अभी सरकार एक कदम नहीं चल पाई है। 19-20 के बजट में था और 20-21 तक 14 लाख रुपया कुल राज्य सरकार ने प्रतीक के तौर पर दिया। क्यों ऐसा किया? घोषणा कर देना आसान होता है, लोग लुभावन घोषणाओं से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा नहीं बदलने वाली है। आप कहां पर हैं? निर्भया फंड का पैसा लैप्स हो गया पिछले बजट में और आप खर्च नहीं कर पाए। आप बात उत्तर प्रदेश के हित में बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत क्या है? आप महिला उत्थान या महिला सुरक्षा पर राज्य सरकार कितनी गंभीर है, ये सब हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जब और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हाँ। आप जिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उनको मनरेगा में वर्ष में कितने कार्य दिवस पर काम मिल रहा है? आपने मनरेगा में भारी भरकम पंजीकरण किया है इस कोविड काल में। कृषि, आप खेती और किसानी की बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने इस वर्ष पिछले वर्ष मार्च से निजी नलकूपों पर किसानों को जो सब्सिडी दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया है? क्या कृषि उपकरणों पर जो भारी भरकम टैक्स है, क्या राज्य सरकार उसमें सब्सिडी देने की कोई व्यवस्था करेगी? किस तरीके से किसानों के साथ ठगाई हुई है? क्या निजी चीनी मिल मालिकों पर राज्य सरकार दबाव बनाएगी कि वो अपना पिछले जो बकाया है वो किसानों को भुगतान करें? ठीक है, अलीगढ़ की जो चीनी मिल बंद हो गई है, हाँ। उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है किसानों को। ठीक है, अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ, ये तमाम चीजें जो आपने कही हैं, जो बातें गिनवाई हैं, जो कमियां गिनवाई हैं, अश्विनी जी आप जवाब दीजिए जावेद भाई को। जी राजेश जी, जावेद भाई ने बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा, मैं पॉइंटेड ही जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की है। जो भी मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का एक सरकार ने हमारे वादा किया था, जिसमें इनको पता नहीं है तो एक RTI डालकर पता कर लें। जौनपुर से लेकर सहारनपुर तक जहां जहां मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई थी, सब में काम चालू है। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, इतना मैं कहना चाहूंगा। निर्भया कांड का पैसे की बात करते हैं, लैप्स हो गया, कितना लैप्स हुआ ये भी पता कर लें। हमारे यहाँ शक्ति मिशन चालू किया गया कि नहीं किया गया? निर्भया कांड का पैसा जो आता है उन सब महिला सुरक्षा के लिए हमने पिंक बूथ बनाए कि नहीं बनाए? हमने रोमियो स्क्वाड बनाए कि नहीं बनाया? हमने महिला सशक्तिकरण का काम किया है जहां पर अपराध महिलाओं पर कम हो। और उत्तर प्रदेश में जो पिछला अपराध की दशा वो थी, बलात्कार, जो 4.6 का आंकड़ा था, हम 2 पर लेकर खड़ा कर दिए हैं। हमने कितना आधा कर दिया है उसका। तीसरी चीज आना चाहेंगे, सब्सिडी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार की अगर तुलना की जाए, जावेद भाई सुन लीजिए, मैंने सुना है बहुत प्यार से आपको। अश्विनी भाई, जावेद भाई सुन लीजिए, बहुत प्यार से सुना है मैंने आपको। सब्सिडी के खेल में सिर्फ कांग्रेस जो है पिछली अपनी सरकारों में सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी करती थी, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का
खेल होता था, ये लोग गबन करते थे। ये मैं बहुत विश्वास और महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने सब्सिडी खत्म करके बहुत से खेलों को उजागर किया है। जो पहले राशन कार्ड में ये सब्सिडी देकर खेल करते थे। अरे सुनिए भाई, गैस में सब्सिडी देकर खेल करते थे, डीजल में सब्सिडी देकर खेल करते थे, सीमेंट में सब्सिडी देकर खेल करते थे। सारा सब्सिडी खाते हम लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। चीनी मिलों की बात मैं करता हूँ। चीनी मिलें पिछली सरकारों ने बेच दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखिए उसमें से 2 चीनी मिल पिपराइच और बस्ती को चालू करके प्रोडक्शन चालू करा दिया। ठीक है, ये है भारतीय जनता पार्टी के काम। ठीक, दोबारा आएंगे जावेद भाई। हाँ, अभी बहस के बहुत वक्त बचा हुआ है। देखिए दोबारा आऊंगा, एक सेकंड, अभी एक बार मैं सबके पास पहले चला जाऊं, सबकी पहले प्रतिक्रियाएं ले लूं। रविदास जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे। रवि जी, विपक्ष को क्या उम्मीदें हैं? समाजवादी पार्टी को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं कि ये बजट कम से कम ऐसा होना चाहिए, इन उम्मीदों पे खरा उतरेगा? इस बजट से जनता को कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों में जो बजट पेश किए गए उससे जो वादे किए गए कहीं किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में और लखनऊ शहर में जहां भी आप निकलिए सारी सड़कें खुदी हुई है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, रोजगार का मीटर बंद है और महंगाई का मीटर बहुत तेजी से भाग रहा है। जनता त्राही कर रही है, जनता इस सरकार से परेशान हो रही है, जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। इस सरकार से जनता को कोई भी आशा और कोई भी विश्वास नहीं है। इस बजट से किसी को न रोजगार मिलने वाला है, न जो व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है उनको मिलने वाला है, न गन्ना किसानों को उसका मूल्य मिलने वाला है। ये सरकार बड़े पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रही है। इसका गरीब जनता से, मध्यम वर्ग जनता से कोई लेना नहीं है। लगातार पेट्रोल के दाम पर, डीजल के दाम पर बढ़ रहे हैं और प्रदेश सरकार उस पर टैक्स लगाने का काम कर रही है। कहीं पर इस सरकार में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, सारे विकास के काम ठप है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों को रोकने के लिए इस सरकार ने कोई भी कारगर कदम उठाने का काम रविदास जी हाँ। सरकार तो ये कह रही है कि देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो बदल रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। आपने तमाम कमियां गिनवा दी। सुनिए, सरकार जो है वो झूठ बोलने में उसको इनाम मिल सकता है, वो झूठ बोलने में उसको अव्वल पूरे प्रदेश में जो सरकार है उसका काम केवल झूठ बोलना है, जनता को गुमराह करने का काम करना है। और जो हमारी बहनें और बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई भी काम पिछले 4 साल में नहीं हुआ है। ठीक है, अश्विनी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? यामिनी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड अश्विनी जी की टिप्पणी ले लूं। पूरी बात सुन लीजिए। जी। निर्भया कांड का पैसा अभी जो बीजेपी प्रवक्ता है वो कह रहे खर्च हुआ, इस तरह बता दीजिए कितना बजट था और कितना खर्च हुआ। सब केवल बजट पेश हुआ, लेकिन कहीं कोई भी निर्भया कांड का पैसा क्यों नहीं खर्च किया, पूरा पैसा क्यों नहीं खर्च किया। इसका मतलब है कि महिलाएं, बहन और बेटियां इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। प्रदेश में जनता सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध कर रहे हैं, गुंडे माफिया का राज चल रहा है और प्रदेश की सरकार ठीक है रविदास ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। रवि जी देखिए आपने तमाम कमियां गिनवाई, तमाम आरोप लगाए, अब अश्विनी जी आपको जवाब दे रहे हैं कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। अश्विनी शाही। रविदास जी जरा सुन लीजिए, आप सीनियर लीडर हैं हम लोगों के, आप जरा सुन लीजिए, प्रदेश के सीनियर लीडर हैं, आप सुन लीजिए। रविदास जी बड़ी विनम्रता से मैं आपको शांत करा रहा हूँ। एक सेकंड अश्विनी शाही, एक सेकंड। रवि जी आप पूरी चर्चा में है मेरे साथ, मैं अगले 1 घंटे तक आप बने रहेंगे, दोबारा भी आपके पास मैं आऊंगा। अभी जो आपने तमाम बातें कही हैं उसका जवाब तो ले लेते हैं ना। ये बताइए, इनसे पूछिए कि जो आपातकाल के बंद लोकतंत्र सेनानी है उन सेनानियों का 4 साल में आपने सम्मान क्यों नहीं किया। आपने जो किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, उनको रोजगार मिले थे क्या प्रयास किया। केवल झूठे बातें मत करिए, चरण पर बैठ करके जनता को गुमराह मत करिए। आप बताइए इस कांड में कितना पैसा खर्च नहीं हुआ, ये बताइए। ठीक है, अब जान लेते हैं। अश्विनी शाही। देखिए
देखिए राजेश जी, रविदास जी बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि इनका भी पॉइंटेड सवाल था, वादे पूरे नहीं किए। मैं एक एक पॉइंट गिनवाता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 लाख आवास बने कि नहीं बने, स्वच्छ भारत मिशन में पूरे उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम हो रहा है, गिनवाने की जरूरत नहीं है। अयोध्या एयरपोर्ट, श्री राम एयरपोर्ट का काम चालू हो गया, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए प्रभु। और काशी विश्वनाथ में 200 करोड़ दिया गया, वहां पर काम हुआ या नहीं हुआ। रोजगार सृजन में 1200 करोड़ रुपए दिए गए, और कितना रोजगार सृजन हुआ ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एमएसएमई के जो नई योजनाएं खुली, रविदास जी सुन लीजिए, नहीं तुम आप बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। आप बड़े सीनियर आदमी हैं, सम्मान के साथ आपको शांत करा रहा हूं मैं। मेरठ रैपिड ट्रेन में 900 करोड़ रुपए दिए गए। आप जाकर कोई भी भेजकर, राजेश जी आप नोएडा में हैं, पता करा सकते हैं क्या काम हो रहा है। जल जीवन मिशन का क्या काम हो रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर कैसे आ गया। अगर ये गलत चीजें होती तो इतना नहीं हुआ होता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हम दूसरे स्थान पर हैं। जो इनके समाजवादियों के गुंडे थे जो आज जेलों में बंद हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश आने से डर रहे हैं। संगठित अपराध हमने बंद करा दिया। अब इनको और दूसरी चीज और आपको मैं बताऊं, रोजगार की बात इन्होंने किया, सड़कें खुदी हुई है। अगर कहीं पर कुछ चीजें होती है, सीवर अगर बनता है तो सड़कें खुदती हैं। सीवर का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रविदास जी बता दे। उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र जो जहां से वो हारे हैं, वहीं से वो चीजें थी पहले। ये मंत्री रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये कब बता दे कि अपने मंत्रालय का सारा बजट इन्होंने किस साल खत्म किया, ये मुझे बता दे। अगर नहीं उस तरफ नहीं हम जाएंगे अभी तो हम नहीं हम अब आने वाले कल की बात कर रहे हैं, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनिए, काम किए, हम बताते क्या काम किए। आपकी सीवर लाइन 1 साल से खुली पड़ी हुई है, उसके सड़क का काम नहीं हो रहा, काम बंद हो गया। सीवर लाइन बनने के 1 साल पड़ गई है, उसके बाद सड़कें बनने का काम नहीं हुआ। और हमारी सरकार में हम जब मंत्री थे तो हम लोगों ने काम दिलाया आपको। हमने अरे आप अपने विभाग का बजट देखिए, रविदास जी कितना खर्चा किया आपने, बताइए कितना लेख हुआ आपका विभाग का बजट। आप जो इस तरीके की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आप लोगों को बहुत पीछे छोड़ गई है। योगी जी बहुत आगे ले जा चुके हैं। उनका जो बजट है, उनके जो कार्यक्रम है, इतने सराहनीय है कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मांग हो रही है कि काश हमारे भी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा होता। आपके मुख्यमंत्री नहीं है कि लड़कों से गलतियां हो जाती ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। हलफनामा देकर बलात्कारियों को बचाते हैं लोग। हमारी सरकार में हमसे पूछे ना, हमारे विभाग का सारा खर्चा कट हुआ। हमने जिला अस्पतालों के अंदर जो सब वाहन खरीदे, हमने प्रैक्टिस के लिए अरे जो गोट खरीदा गया उसमें घोटाला हुआ, बसों में घोटाला। ठीक है रविदास जी, रिवर फ्रंट में आप देखिए क्या हुआ। रविदास जी क्यों बात को डिटेल मत करिए, बजट पे बात हो रही है, आप बजट की बात करिए। आपके सरकार ठीक है, एक सेकंड एक करके मैं दोबारा आता हूं। रविदास जी आप पूरी डिबेट में मेरे साथ हैं, आपके तमाम जो आरोप हैं, आपके जो सवाल हैं, उनका जवाब हम लेंगे। लेकिन ऐसे जब दोनों तरफ से आवाज आएगी तो सर दर्शक समझ नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं एक सार्थक चर्चा हो, आप अपनी बात रखें और आपको जवाब मिले उस बात का। जी हाँ, सवाल किए हैं, जवाब सुन लीजिए। जो सवाल हमने किए हैं जी, वो जवाब सुन लीजिए। हाँ, हम लोगों ने जब हम मंत्री थे, हाँ, मंत्री के हम लोग सरकार में हम लोगों ने चादरें अलग अलग रंग की चादरें बिछे, सब यात्रा करने के लिए वाहन चलवाए, 102 को ठीक करने का काम किया। ठीक है, इसके अलावा हमने उस अस्पतालों के अंदर बैटरी करने का काम किया। हमने सारे जांचें फ्री करने का काम किया। अस्पतालों के अंदर जांचें, खून फ्री करने का काम किया। और जो लोग मरीज थे उनको एक के साथ एक खाना मिलने का काम फ्री किया। अस्पतालों के अंदर दवाएं बांटने का काम किया। इस सरकार ने वो सारे काम बंद कर दिए हैं, सारे काम ठप हो गए हैं। अस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं मिल रही है। हमारी सरकार के अंदर कहीं कोई बच्चे ऑक्सीजन न मिलने से मर गई है। इनकी सरकार में गोरखपुर के अंदर 74 बच्चे ऑक्सीजन न मिलने से मर गए। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा रविदास जी। ठीक, हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने का काम किया। जनता को दवाएं
निःशुल्क करने का काम किया, और ये लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। हमने अपने तरफ का पूरा खिताब। चल ठीक है, मैं आप मेरे साथ रहिए रवि जी, आप देखिए, आप मेरे साथ रहिए। अभी हम ठीक है, अभी कई चीजें, अभी कई सवाल है, हम समझेंगे, आप बने रहिए। अश्विनी जी एक सेकंड, यामिनी जी आपके पास आऊंगा, थोड़ी देर हो गई लेकिन आपको मैं ज्यादा वक्त दूंगा, ज्यादा चीजें आप बेहतरी से समझा पाएंगी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के आधारभूत को हम देखें या जरूरतों को देखें या आर्थिक स्थिति को देखें तो मौजूदा बजट जो है उसमें क्या होना चाहिए और क्या इससे उम्मीदें हम कर सकते हैं? जी देखिए, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में तो इसकी ग्रोथ 9.5% के आसपास है, और अगर आप देखें तो एक मिल्क प्रोडक्शन की इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और ओवरऑल जो है माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, चाहे तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हो, टेक्सटाइल्स में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। कोशिश ये भी की जा रही है जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे बिजली है, पानी है और स्वच्छता के लिए सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सड़कें जिनके ऊपर जो गांव से कनेक्ट करती हों उन पे ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए और गांव को शहरों तक कनेक्ट किया जाए। ये भी कोशिश की जा रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो, ताकि जो है उत्तर प्रदेश में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो खासा हम देखेंगे कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस होगा। ये भी कोशिश की जाएगी कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ घाट अगर देखें, अयोध्या देखें या कुछ ऐसे शहरों को लिया जाएगा जिनके ऊपर काफी निवेश होगा, जहाँ पे इंटरनल टूरिज्म का काफी स्कोप है, भारत के तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। कोशिश ये भी की जाएगी कि जो यूपी उत्तर प्रदेश की जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए, और जो ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में है चाहे वो किसी और चीज में है, उनको बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर से निवेश को इनवाइट किया जाए। देखें तो एसईजेड्स को जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर के लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके साथ चलते हुए उत्तर प्रदेश की योजनाएं भी चलेंगी, ताकि वो एक पूरा ओवरऑल इकोनॉमी के साथ डेवलप कर सके। तो जैसे केंद्र ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, देखा जाएगा कि उस सेस का फायदा जो है उत्तर प्रदेश में भी पहुंचे, ताकि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। सोलर एनर्जी पे काफी हद तक फोकस किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने पे भी काफी फोकस किया गया है। तो अगर ये बुनियादी जरूरतें लोगों तक पहुंचती हैं और जिनके ऊपर खर्च किया जाता है तो आम आदमी का स्तर बढ़ेगा, खास तौर पे उन लोगों का जो काफी हद तक शोषित रहे हैं या जिन तक जरूरतें नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा क्या हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए पंचायत चुनाव भी है, किसान भी कई जगह सरकार से थोड़े कोई नाखुश है कोई खुश है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, 3 कृषि कानून को लेकर भी कई जगह गुस्सा है, तो क्या हम ये उम्मीद भी करें कि इस बजट में कोशिश ये होगी कि गांव को केंद्र में रखा जाए, ग्रामीण को केंद्र में रखा जाए इस बजट के, और किसान को साथ लिया जाए? कोशिश ये होगी सरकार की? बिल्कुल कोशिश रहेगी कि गाँव को जो है बिल्कुल साथ, क्योंकि जो भारत देश है वो गांव में बसता है और इन्हीं गांव तक पहुंचाई जा रही हैं सड़कें, बिजली और पानी, जो जरूरतें नहीं पहुंची हैं, जिनके ऊपर काफी हद तक जो है सरकार का खर्च रहा है। ये भी देखा जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया जाए, जबकि केंद्र से इतनी सहूलतें नहीं मिली है, पर राज्य फिर भी जो है अपना फिस्कल डेफिसिट 4.8 या 5% के आसपास रखेगा और उन बुनियादी जरूरतों को देने की कोशिश करेगा। अश्विनी जी देखिए, बहुत अच्छी बात यामिनी जी ने कही है, और जो जमीनी हकीकत है वो बताइए कि क्या प्राथमिकता होनी चाहिए और क्या सरकार कर सकती है। आप सहमत हैं उनकी बात से? एक चीज तो ये, दूसरा ये कि विपक्ष क्यों इतना नाखुश है? अगर कुछ बेहतर हुआ है या बेहतर किया जा सकता है तो इसमें कहीं ना कहीं तो कदमताल करना चाहिए ना विपक्ष को भी। राजेश जी देखिए, यामिनी जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को समझाया है, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। देखिए बुंदेलखंड की बेसिक जरूरतें जो है हम उसका भी ध्यान रख रहे हैं। बुंदेलखंड में बिजली, पानी और सड़क की दिक्कतें थी, उस पर हमारा फोकस रह रहा है। हमने युवा हब बनाने का जो पिछला वो किया, हर जिले में युवा हब की हमने स्थापना की है, वो युवाओं को लेकर हम चलने की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में जो मुसहर और बनटांगिया जातियां हैं,
इन पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि हम पूर्वांचल के उन लोगों को भी एक जीवन स्तर उनका हम ऊंचा उठाएं। तो जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तब तक हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। अब अयोध्या को हम लोगों ने पूरा सोलर सिटी बनाने का वो किया है कि अयोध्या पूरा हम सोलर सिटी बनाएंगे, जिसमें हम बिजली का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, सड़कें बना रहे हैं, जैसे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारा जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये सब चीजें आती हैं। 70% से ऊपर 80% से अप्रैल में हमको लग रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, वो भी हम चालू कर देंगे। अब पश्चिम में हम चलते हैं तो वहां पर फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट, दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत लोगों ने, इन लोगों ने सबने बड़ा विरोध किया था, फिल्म सिटी लेकर आए हैं तो कैसे कहा, लेकिन उससे देखिए कि कितना रोजगार सृजित होता है। वहां पर अगर एक फिल्म सिटी की स्थापना होती है तो उसमें एक टेक्नीशियन से लेकर स्मार्ट बॉय से लेकर और एक बड़े ही स्टूडियो के मालिक तक का सबका रोजगार सृजित होता है। तो माननीय योगी जी ने पूरे 23 करोड़ लोगों के लिए, सबके लिए ये चीजों को सोचकर हम बेसिक, क्योंकि हम देखिए पूर्वांचल से लेकर अब बुंदेलखंड तक, हम थोड़ा सा पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा रिच माना जाता है, लेकिन पूर्वांचल में काफी गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बुंदेलखंड में कमी है। हमने इस पर ध्यान दिया है क्योंकि चतुर्दिक विकास करना ही उत्तर प्रदेश सरकार की इस समय लक्ष्य और प्राथमिकता में है। अब जिसमें आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, देखिए हम लोगों ने जो मेट्रो है, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ के लाइट मेट्रो पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। अब उसका डीपीआर तैयार है। चीजें देखिए ये होने में समय लगता है। आज कहने की बात है कि आज हो जाए और कल ही उद्घाटन हो जाए, ऐसा नहीं है। चीजें होती हैं। हमने सोचा, हो सकता है, मैं इसमें कहीं गुरेज नहीं करता हूं कि सपा सरकार ने कुछ चीजें की हो, सपा के पहले बसपा सरकार ने कुछ काम किया हो तो सपा ने पूरा किया हो, ये तो क्रम है। सरकार, हो सकता है कि जनता हमको फिर 5 साल और ले आएगी तो हम अपने कामों को पूरा करके दिखा देंगे। जनता के ऊपर होता है ये। हम अच्छे से बेहतर तरीके से सबको संतुष्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक लेवल की चीज है, इसको हम ऊंचा करेंगे तो हमारे प्रदेशवासियों का जीवन यापन और स्तर और रहन सहन का स्तर हम उठा सकेंगे। ठीक है। देखिए जावेद जी, इतने अच्छे तरीके से अश्विनी जी ने बताया कि हमारी प्राथमिकता ये है, हम ये काम कर रहे हैं, आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा और क्यों नहीं आप लोगों को लगता कि हाँ कुछ अच्छा सोचा जा रहा है, कुछ अच्छा किया जा रहा है सरकार के जरिए? राजेश जी, पीआर के दम पर इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स जो चालू हुई है या विज्ञापन के बल पर जो दिखाया जा रहा है जमीन पर, उसकी सच्चाई राजेश जी आप भी देख रहे हैं, आपके साथी पत्रकार भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता। अगर इसी तरीके की बातें भी हो रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़ा काम हुआ है, अरे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितने पावर प्लांट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने लाइसेंस ले लिया है, कितने पावर प्लांट पे काम चल रहा है। देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को लेनी पड़ रही, खरीदनी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली 150-200 गुना तक बढ़ गई। आपने हार्स पावर में कटौती कर दी। अगर छोटा किसान है, अगर वो 1 हार्स पावर का कनेक्शन लेना चाहता है तो अब उसके लिए आपने कंपलसरी कर दिया 200 रुपए। फिक्स चार्ज आपने कितना बुरी तरीके से बढ़ा दिया है। तो ये बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती है। अरे 4 साल में कम से कम कुछ तो दिखाई देता कि न्यू से ईट दीवार जो है बाहर की तरफ बनने लगी है, ये तो दिखाई देता। जिन एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कितना घोटाला हो गया, कितनी बाद में रिकवरी की भी बात आई कि ये मुआवजा गलत चला गया, वो मुआवजा गलत चला गया। तो ये कहने में तो बड़ा आसान है। आप उत्तर प्रदेश को देख, एक उदाहरण दीजिए जावेद भाई जी, एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण घोटाले का एक उदाहरण दीजिए। अरे घोटाले में तो आपने भ्रम फैलाने से काम नहीं चलेगा, मुद्दे पर बात कीजिए। आप लोग कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश में न 3 में है न 13 में है, फिर भी जो है इधर उधर करते रहते हैं आप लोग। अरे मुद्दे की बात कीजिए। आपने तो नफरत की राजनीति कर लोगों को भ्रम में डालकर इलेक्शन जीता। 3 और 13 सुन लीजिए आप, 3 और 13 इसीलिए जब राहुल जी प्रियंका जी कांग्रेस बोलती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिल जाती है। आप 3 भूकंप आता है। जब आपके राहुल जी ने कहा था जब मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, वही 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षर लेकर पहुंच गए थे राष्ट्रपति जी के पास, जनता पार्टी वही भूकंप आया था। देवमणि द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, राकेश राठौर
भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं श्याम प्रकाश, इन लोगों ने किस तरीके से घोटाले का खुलासा किया। आपके मेडिकल ठीक, एक सेकंड सोना निकलवाइए, जावेद जी, एक सेकंड। आलू से सोना निकलवाइए बजट में। कैसे नकली दवाएं खरीदी और भुगतान किया सरकार ने। ठीक। आज तक SIT एक सेकंड, मैं रविदास जी को शामिल करूंगा चर्चा में। रविदास जी, तो जो है आज तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, ये है घोटाले। हाँ। PGI से क्यों आपने PPE किट खरीदना? अरे मछली मंत्रालय बनवाइए जावेद भाई, मछली एक मंत्रालय सेकंड बनवाइए। रविदास जी हैं हमारे साथ। संगठित घोटाले की सरकार है। मछली मंत्रालय बनवाइए भाई, मछली मंत्रालय। एक सेकंड रविदास जी, ये देखिए अभी अश्विनी शाही को आपने सुना होगा और उन्होंने तमाम बातें कही और बेहद सरल भाषा में उन्होंने बताया कि अब तक ये हुआ है, आगे सरकार की प्राथमिकता ये है। आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? क्या कुछ 4 साल में अच्छा नहीं हुआ? क्या नहीं कुछ, अगर ये जो बजट आने वाला है इसमें कुछ अच्छा होगा गरीब के लिए, ग्रामीण के लिए, किसान के लिए, राज्य के लिए? देखिए अनिल जी, प्रदेश सरकार की बहुत सारी आय होती है और उस आय को तो खर्च करना ही होता है। बहुत टैक्स सरकार लगाती है, बहुत स्टैम्प का पैसा आता है, बहुत तरीके से सरकार की शराब बेचने से इनकम होती है। तो इनकम जो होती है सरकार की, उसको तो सरकार खर्च करती है, वो तो खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बजट पेश किया जाता है, उस बजट पे जो प्रधान रखते हैं, कहते हमारा फोकस इस पर है, इस पर फोकस है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है, कोई परिणाम नहीं आया, कहीं कोई रोजगार लोगों को नहीं मिला। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आप देखिए रोजगार लोग ने आपसे कहा ठप हो गया है, लगातार मजदूर किसान परेशान है। जो जो महिलाएं थी उनकी पेंशन बंद कर दी। हम लोगों ने 55 लाख लोगों को महिलाओं को पेंशन दी थी उत्तर प्रदेश में। इस सरकार ने 55 लाख लोगों की उन महिलाओं की पेंशन बंद करने का काम किया। मैंने बताया आपको कि मैंने बदलापुर में लखनऊ में बात कर रहा हूँ और पूरे प्रदेश भर के अंदर जो जिला अस्पताल है वहां पर डायलिसिस मशीन लगाई गई और डायलिसिस मशीन फ्री, कामयाब जनता की डायलिसिस फ्री होगी और फ्री हुई हमारी सरकार में। और उसी मशीन पर ये सरकार के लोग 2 लाख रुपया लेने का काम कर रहे हैं। तो ये जो आय सरकार की हो रही है उसको तो कहीं खर्च करना ही है, लेकिन सही जमाने में जो बजट जमीन के ऊपर जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। जनता का इस सरकार से विश्वास खत्म हो गया है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन और बेटियां डरी हुई है, घर के अंदर जो भी रहती है उनको डर है। कोई कानून नहीं तो रविदास जी, आप भी तो कोई सुझाव दे सकते थे बतौर जिम्मेदार विपक्ष के नाते, आप भी तो सरकार को कोई सुझाव दे सकते थे कि देखिए आप ये प्रावधान कीजिए। लेकिन रविदास जी, मैं आपकी पूरी बात लूंगा, लेकिन सत्र की जब शुरुआत हुई तो पहले ही दिन सर हंगामा होने लगा, वहां राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, वहां आप लोग तख्तियां दिखाने लगे। तो हम क्या उम्मीद करें? विपक्ष क्या सिर्फ कमियां ही गिनवाएगा या कोई सुझाव भी दे सकता है सरकार को? जी हम सुझाव दे रहे हैं, हम सुझाव दे रहे हैं। देखिए 4 साल में जो हम लोगों ने बातें कही, ये अंतिम बजट है सरकार का। जो सरकार अब जाने वाली है उस सरकार का बजट है ये अंतिम बजट है। अब इसमें आप बताइए, हमारी सरकार थी जो आपातकाल के जो सेनानी थे उनको पेंशन दी, 4 साल भाई पेंशन इस सरकार ने कहीं मांगी नहीं। अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे लोकतंत्र सेनानी है उनकी पेंशन राशि बढ़ाने का काम करें। हम ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन है सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क, पूरी जनता को 23 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम इस सरकार को करना चाहिए। किसानों की उपज का मूल्य उसको मिले, सही दाम पर किसान का माल बिके, गन्ना जो किसान है उनके मूल्य का भुगतान हो। और जो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप जानते हैं कि जब दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे डीजल के, तो हर चीज जो चलती है ट्रक की आती है उसमें दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम से ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो जो उसके अलावा जो नौजवान लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं कोई रोजगार जो है बताइए। आपने कहा था कि 1 साल में 2 लोगों को रोजगार देंगे, कहा लोगों को रोजगार मिला, किसको रोजगार मिला? आपने कहा था कि 15-20 रुपया खाते में आएगा, किसके खाते में आ गया? तो बातें किए, पावर को दिखाया कि हम किसानों का कर्जा माफ कर दें। हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, आप कह रहे हैं कि आप मांग करिए, हम मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश में सारे किसानों का कर्जा प्रदेश के मुख्यमंत्री कल माफ कर दे। क्यों नहीं कल माफ कर सकते हैं? माफ कर दे। ये घोषणा करे कि कल सारे प्रदेश के अंदर वैक्सीन सरकार लगाने का काम करेगी और 23 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन मिलने का काम होगा।
जो आज कोरोना लोगों को फैला, इसके लिए पूर्ण रूप से खत्म हो गई आपकी। ठीक है रविदास जी, अब जवाब ले लेते हैं, है ना? आपने जो बातें कही। हाँ, एक सवाल है, ठीक है। फरवरी के महीने में हाँ, जब कोविड-19 जो है देश से फैल गया था, हाँ, भारत नहीं आया था, तो फरवरी के महीने में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें क्यों नहीं बंद करी? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भाजपा की सरकार ने ठीक है रविदास जी, अब जवाब ले लेते हैं। देखिए आपने ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। देखिए अश्विनी शाही, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो बातें तमाम रविदास जी ने कही, आपने वो भी सुनी। उन्होंने कहा कि हम ये तमाम मांगे करते हैं और ये होता है। तो आप सरकार में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, और बतौर विपक्ष की भी लोकतंत्र में अहम भूमिका होती है। क्या ये मायने नहीं रखता कि अगर वो जो सुझाव दे रहे हैं आप उसको बजट में शामिल करें? दूसरी चीज ये, हमारे एक दर्शक हैं अंकित दुबे, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कर्ज माफी भी हो सकती है क्या? ये दोनों चीजें आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहला तो जब सरकार आई थी तो हम लोगों ने कर्ज माफी की थी, सबको याद होगा। जिसके हिस्से में जितना आया कर्ज माफी हम लोगों ने की थी। लेकिन अब हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाने का एक जो बीड़ा उठाया है, कर्ज माफी उसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन है कि हम कैसे इनकी जो है चीजों को आगे बढ़ाएं, लोगों के जीवन स्तर को हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम करें। अब हम जैसे पिछली सरकार और इस सरकार की हम बात कर रहे हैं, अब मैं ये बताना चाहूंगा राजेश जी, अगर सरकार ये चाहे कि बहुत अच्छा सुझाव रहा, मैं कह रहा हूं कि माननीय रविदास जी का बहुत बढ़िया सुझाव रहा। हाँ। सरकार अगर इस चीज को जो है वो करना चाहती है तो टीका अगर सरकार के एजेंडे में अगर होगा तो टीकाकरण जो है हो सकता है कि माफ कर दे। ये मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं न वित्त मंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। हो सकता है सरकार के एजेंडे में हो, सरकार माफ कर दे, अच्छी चीज है, इसका सुझाव बढ़िया है, इसका स्वागत मैं करता हूं। लेकिन जो चीज जो है बेहतर सरकार कर रही है, मैंने तो खुले दिल से इनकी बात को माना, लेकिन ये लोग ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अब उड़ान पर चले गए। उड़ान कौन सा जो है, कहां पर उड़ान हो रही है, क्या हो रहा है? तो अब वो समय नहीं है राजेश जी। राजेश जी, अब ये समय है कि अगर हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और जिस तरीके से हमने जो विकास का एक मुद्दा बनाया है कि हमको विकास करना है, आत्मनिर्भर बनाना है उत्तर प्रदेश को, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमको किसी के बारे में मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इनकी सरकारों ने बेहतर काम किया होता तो आज ये सरकार में होते। उन्होंने बिना किसी चेहरे के, बिना किसी मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी को 300 से ऊपर सीट दिया। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री बनाए गए बाद में, वो बेहतर काम कर रहे हैं। उनके कामों को जो बेहतर अच्छे काम है उनकी कम से कम इन लोगों को निंदा छोड़कर उसकी बड़ाई तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ सुझाव और चीजों को बिगाड़ने का काम करता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो बजट कल पेश होगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो बेहतर हो सकता है, इनके मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि हम ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जड़ों से मजबूत हो। ऐसा नहीं है कि हम हवाई दिखाकर और चीजों को खत्म करें। हमने अगर मेडिकल कॉलेज देने का बात किया था तो मेडिकल कॉलेज आज बन रहे हैं। भारत सरकार ने जो मोदी सरकार ने एम्स देने की बात की थी वो एम्स बन रहे हैं। जो हमने आज एक कोविड का उदाहरण लीजिए राजेश जी, कोविड में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था। आज हम 3 करोड़ जांच करने वाले देश के सबसे पहले राज्य हैं। आप इसको भी देखिए, आज हमने टीका वैक्सीनेशन जो है सबसे ज्यादा करने वाले राज्य बन रहे हैं। हमने कहीं भी कोताही नहीं की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां पर खाना बन रहा था वहां जाने का काम किया, वहां खाना देखने का काम किया। 45 लाख प्रवासी जो आए उनकी भी समस्या एक थी, उनको भी सुलझाने का काम किया गया। तो हर जगह हर कोने पर विपक्षियों के लिए हम लोग कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। हमको जो बेहतर है वो करेंगे। विपक्षी हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि उनके लिए कोई चीज हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। वो करेंगे क्या? ठीक है यामिनी जी, अभी अगर हम देखें तो इस बजट में चूंकि देखिए एक महंगाई बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। पेट्रोल डीजल के रेट रोजाना बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो केंद्र से वो है कि केंद्र सरकार उस पर काबू कर सकती है, कुछ चीजें राज्य के हाथ में भी हैं कि वो कुछ कटौती करके उसको काबू कर सकती है। तो सरकार की कोशिश होगी इस बजट में कि कुछ राहत दी जाए ताकि महंगाई से थोड़ी सी राहत मिले लोगों को।
जी देखिए, कोशिश यही रहेगी कि महंगाई से राहत मिले, पर इसके अंदर ज्यादा यूपी सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे पेट्रोल के दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय दामों पे निर्भर करते हैं, और जहां तक वैट की बात है वो बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ाया नहीं था, तो इसलिए वो शायद नहीं कर पाएगी। राजस्व काफी जो है हद तक गिर गया था कोविड की वजह से, तो इनके पास ज्यादा सहूलियत नहीं है कि उसके ऊपर वैट रिड्यूस करके जो है वो पैसा जो है महंगाई को कम कर सकें जी। पर कोशिश यही रहेगी कि आमदनियों को बढ़ाया जाए, जैसे एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में निवेश लिया जाए, ताकि जो है कृषि के अंदर आमदनी डबल हो सके। गौशालाओं पे काम किया जाए ताकि जो दूध की उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। तो ऐसी चीजें करके जो है बढ़ावा दिया जाएगा कि लोगों की जो इनकम है उनको जो है इंक्रीज किया जाए या डबल किया जाए। जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा फोकस रहेगा, सड़कों पे और बुनियादी जरूरतों को देने पे। जी, और इसके अलावा ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है और ग्रामीण क्षेत्रों में आय को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे वहां पे आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तो है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का भी संकल्प है। तो इस बजट में हम उसकी भी एक संरचना देख सकते हैं, एक तस्वीर देख सकते हैं, एक उम्मीद देख सकते हैं। जी बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि निवेश को बढ़ाने के लिए काफी जोर दिया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हो, जो अप्रूवल्स हैं उनको फास्ट करना हो। कोशिश की गई है कि जो निवेशक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें जो है दी जा सकें, और जो बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत करते हुए जो यूपी की जो अर्थव्यवस्था है उसे जो है जोरों पे ग्रोथ देखी जा सके। जैसे 9%, 9.5% है, वो एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूं यामिनी जी, कि महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष भी वक्त वक्त पे सवाल उठाता रहा है। हालांकि सरकार की ये कोशिश रही है कि कुछ ऐसे मिशन चलाए जाएं, कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। क्या बजट में हम इसकी भी झलक देखेंगे कि महिलाओं को केंद्र में रख के, उनकी सुरक्षा को केंद्र में रख के कोई बड़े प्रावधान हो सकते हैं, ऐलान हो सकते हैं? महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। पहले भी बजट्स में जैसे पैसा दिया गया, जो विधवाएं थी या वैसे महिलाएं थी उनको, और कोशिश ये भी की गई कि उनकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर पे काफी काम किया जाए। अगर आप देखें, यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मजबूत करने की कोशिश जारी रही है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया, और बहुत बेहतर तरीके से आपने यामिनी जी समझाया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अश्विनी शाही आपका, जावेद अहमद, रविदास जी और यामिनी अग्रवाल, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब बजट से जो उम्मीदें थी, वो क्या उम्मीदें थी, उन पे सरकार कितना खरा उतरेगी, इसमें थोड़ा वक्त ही अब बाकी है। बजट से लेके आप लोगों को भी उम्मीदें होंगी, और इस चर्चा में हमने कोशिश की कि आपसे जुड़े जो सवाल थे वो पूछे जाए। राजनीतिक विश्लेषक, इसमें आर्थिक विश्लेषक जो है वो भी थे, अर्थशास्त्री, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी थे। तो अब बजट में क्या है और वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।